हमारे दिव्यांगजन हैं, उन दिव्यांगजन को हम क्या करेंगे, कुछ फैसिलिटी हम देंगे। जैसे शिक्षा में हम देखें तो वो पिछड़े हुए हैं, अपने अधिकारों को लेकर पिछड़े हुए हैं, और बाकी सारी चीज़ों में भी अगर आप सारी चीज़ें देखें सोसाइटी में भी तो वो सेग्रीगेटेड है। तो सेग्रीगेटेड से मेन स्ट्रीम में उनको लाने के लिए वापस इंटरनेशनल फोरम पे कन्वेंशन हुआ। इंडियन गवर्नमेंट ने कन्वेंशन साइन किया था। जब इंडियन गवर्नमेंट साइन करके आई और वापस आके देखा कि हमारी कंट्री में ये जो कन्वेंशंस की जो कंडीशंस है इनको फुलफिल करने वाला कोई एक्ट बना ही नहीं है। मतलब है, पहले का एक्ट है RPWD एक्ट, तो उसमें वो सारे प्रोविजंस नहीं है जो कि इस सारी UNCRPD की कंडीशंस को फुलफिल करे। तो फिर वहाँ से इंडियन गवर्नमेंट ने वापस सोचना शुरू किया और RPWD एक्ट 2016, ठीक है, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 क्लियर हुआ, ये बना था। और हमारा UGC का भी रिकमेंडेशन है कि हमारे नॉर्मल करिकुलम के साथ साथ राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है वो नॉर्मल बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। क्लियर हुआ। तो पहले हमारे इंडिया में PWD एक्ट के अनुसार कितनी डिसेबिलिटी थी, 7 डिसेबिलिटीज। क्लियर हुआ। RPWD एक्ट जब आया तब कितनी हो गई, 21। क्लियर हुआ। तो 21 डिसेबिलिटी जब से हुई है, ये कब से, जब RPWD एक्ट आया। अब मेनली जो है अगर आप बात करें कि ये जो 21 डिसेबिलिटीज़ है इनमें अगर मैं नाम बताऊँ आपको तो ब्लाइंडनेस है, लो विज़न है, लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ड्वार्फिज्म है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, मेंटल इलनेस है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, सेरिब्रल पाल्सी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है, SLD है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसके बारे में आपने काफ़ी मूवीज़ भी देखी और सुना भी होगा। उसके बाद में मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स है, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल डिजीज़ है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है, एसिड अटैक है और पार्किंसन डिजीज़ है। अब ये सारी जो है वो 21 डिसेबिलिटीज़ आपकी किस में आ रही है, RPWD एक्ट। अब पहला जो है ब्लाइंडनेस के बारे में कुछ जाना है आपने, कुछ देखा है, कभी सुना है, किसको हम ब्लाइंड कहते हैं, जो क्लियर देख नहीं सकता है, क्लियर देख नहीं सकता है, जो बचपन से ही नहीं, मतलब पैदाइशी अंधा है। मैं बहुत ज़्यादा डेफिनेशन पे नहीं जाऊँगा, लेमन लैंग्वेज में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हम ब्लाइंड किसको कहेंगे। इफ़ अ पर्सन हैव फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है, टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, पहली कंडीशन क्या है, जिसको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता हो, यानी कमरे में अंधेरा है या प्रकाश है ये भी पता नहीं चलता, पहली कंडीशन ये होगी। फिर है विजुअल एक्यूटी, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग, ठीक है, 6/60 और 10/200। अब ये क्या है, इवन आफ्टर करेक्शंस और लेंसेज। इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ। आई टेस्टिंग के लिए गए हैं आप लोग सारे, ठीक है, देखा है आपने एक सामने चार्ट लगा हो, कभी जानने की कोशिश की उस चार्ट का मतलब क्या है उस चार्ट का नाम नहीं पता, लेकिन अलग अलग साइज के वर्ड्स होते हैं, लेटर्स होते हैं। जो वर्ड जो होते हैं वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे आप कहते हैं ना 6/6 है, ठीक है, तो उस पर देखेंगे आपको लिखा हुआ होगा, उस चार्ट को बोलते हैं स्नेलन चार्ट। क्लियर हो गया। तो उस चार्ट के अंदर जो है अगर ये जो है डिस्टेंस है, मैंने जैसे बोला था 6/60, ठीक है, तो 6/60 का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ और मेरे साथ अगर जो यहाँ बैठे हैं वो नॉर्मल उनकी विजन है, ठीक। अब उस चार्ट के अंदर जो 60 मीटर की दूरी से जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देख सकता है, मैं 6 मीटर की दूरी से भी वो नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किस कैटेगरी में आया, ब्लाइंड। क्लियर हुआ आपको? क्या बोला था मैंने, 6/60 या 10/200। हाँ, तो ये 10/200 है, वो क्या है, फीट में है। पहला क्या है, मीटर में है, यानी 6 मीटर की दूरी से और 60 मीटर की दूरी से, तो 60 मीटर की दूरी से उस चार्ट में, यानी कि स्नेलन चार्ट में मैं जो अक्सर जो है वो देख लेता हूँ, वो हैंडीकैप जो होगा या विजुअली ब्लाइंड जो होगा वो 6 मीटर से नहीं देख पा रहा है। और सेम इसको अगर कन्वर्ट करें तो ये फीट में आ जाता है, 10/200। क्लियर हुआ आपको? तीसरी कंडीशन क्या बताई थी मैंने,
नहीं बताइए, फील्ड ऑफ विजन। क्लियर हुआ आपको? अब ये फील्ड ऑफ विजन क्या होता है, आप सब अपना फील्ड ऑफ विजन चेक कर सकते हैं, पता है कैसे? फील्ड ऑफ एंगल ऑफ व्यू जो हम देख पाते हैं वो सिंपल सा एक तरीका है फील्ड ऑफ विजन चेक करने का। ये दोनों उंगलियां आप जो है ना, दिख रही है आपको, ये सामने सामने देखते जाना है, इन दोनों को मिलाया आपने और इनको हिलाते 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 आप जो है वो, जब तक ये हिलती हुई उंगलियां आपको सामने देखते हुए दिखेगी, इधर उधर देख के नहीं देखनी आपको, एकदम स्ट्रेट आप देख रहे हो और आपको ये उंगलियां हिलती हुई दिख रही है, ये पूरा आपका क्या कहलाता है? फील्ड ऑफ विजन। क्लियर हुआ आपको? ये जो है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री। अगर ये फील्ड ऑफ विजन जो है छोटा होते 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 10 डिग्री और वर्स हो जाए, ठीक है, अगर 10 डिग्री और वर्स हो जाए तो किस में आ जाएगा वो? ब्लाइंडनेस की कैटेगरी। तो अब अगर ये जो कॉन्सेप्ट है आपका कि छोटा होते होते अगर ये इतने से एरिया से मुझे अगर दिखाई दे रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा किसी को देखने के लिए? हर बार टर्न करना पड़ेगा। हर बार या तो टर्न करना पड़ेगा या मेरी आईबॉल जो है जहाँ मेरा फील्ड ऑफ विजन एक्टिवेट है उस दिशा में वो घूम जाएगा। और एक बड़ी अच्छी चीज़ मैं आज आपको बताता हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा ना कि कुछ लोग जो है देख हमारे सामने नहीं रहे हैं, उधर देख रहे हैं और बात हमसे कर रहे हैं। क्लियर होता है? मतलब बात आपसे कर रहे हैं और वो देख उधर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, आप जनरली आप डायलॉग क्या मारते हैं कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बोलते हैं आप ऐसा? क्यों बोलते हो ऐसा? हम जिससे बात करते हैं हम उसी को ही देखते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि दूसरी तरफ देख रहे हैं तो मेरे से नहीं बात कर रहे हैं कहीं। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता है कि ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना आपको फील्ड ऑफ विजन वाला, अब अगर ये फील्ड ऑफ विजन जो है वो छोटा होते होते मैंने क्या कहा 10 डिग्री या उससे भी खराब हो जाए। अब मान लीजिए कि मेरा जो है आई का लेफ्ट साइड का जो है फील्ड ऑफ विजन जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर मुझे आपसे बात करनी तो मेरी आई बॉल क्या होगी, घूम इधर से जाएगी, मैं फोकस किस पे करूंगा? जिस फील्ड ऑफ विजन से मुझे दिखाई देगा। क्लियर हुआ? तो मेरा आई बॉल फिजिकली आपको क्या लगेगा कि वो घुमा हुआ है, यानी आपको ये लगेगा कि मैं देख गुजर रहा हूँ और बात आपसे कर रहा हूँ, लेकिन हो क्या रहा है उसमें कि मुझे जिस एरिया से दिखाई दे रहा है वो एरिया आपके सामने फोकस है, लेकिन आप मेरी आई की फिजिकल अपीयरेंस देख रहे हैं, उसके बेस पे आप मुझे क्या कह रहे हो कि भाई ये देख कहीं और रहा है और बात मेरे से कर रहा है। तो ये मेजर जो है रीजन है। तो हम कई बार हंसी उड़ा देते हैं ना कि किधर देख रहे हो कि कहीं पे निशाना, तो आज के बाद आपको थोड़ा पता चलेगा कि उनकी क्या है, लिमिटेशंस है। यानी जिस एरिया से उनको दिखाई दे रहा है उसी एरिया का फोकस आपके सामने हो गया और आपको लग रहा है कि वो उस साइड में देख रहा है और बात मेरे से कर रहा है। तो ये क्लियरिटी हो गई आपको कि फील्ड ऑफ विजन अगर छोटा होते 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 10 डिग्री वर्स हो जाता है तो वो ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आता है। क्लियर हुआ? ये सारे के सारे जो क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग डिसेबिलिटी को लेकर अलग अलग है। ब्लाइंडनेस को मैंने आपको थोड़ा सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि हम किसको ब्लाइंड करेंगे। अब मान लीजिए हम ये कहते हैं ना कि डिसेबल्ड लोगों को या दिव्यांग लोगों को क्यों ज़्यादा फैसिलिटी चाहिए। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक कंडीशन रखी। क्या कंडीशन रखी कि सामने वाली दीवार तक आप सबको दौड़ के जाना है। यहाँ एक लाइन मैंने बना दी, टारगेट है, मैंने सबको सेव किया। क्लियर हो गया? अब मैं आपके साथ एक बदमाशी करता हूँ। पता है क्या करता हूँ? किसी की आंखों पे मैं पट्टी बांध देता हूँ, ठीक है। किसी का एक पैर फोल्ड करके मैंने पीछे बांध दिया है। किसी के 2 पैरों के बीच में मैंने 1 फीट की रस्सी बांध दी है। क्लियर हुआ? किसी की एक आंख पे मैंने पट्टी बांध दी है। क्लियर हुआ? और किसी का जो जाने वाला एरिया जो है उस पर चलिए छोड़िए, हम ये कंडीशंस मैंने आपको दी। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि सामने वाली दीवार पे कौन जल्दी जाके टच करेगा, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? मैं आपको डांटूंगा कि भाई क्या है, सब बराबर हो, सारे इक्वल हो, टारगेट मैंने इक्वल दिया है, आप जाके टच करो। क्या आप लोग टाइम पे पहुंच पाओगे? सब अलग अलग रूट से। क्या होगा? जिसके पैर में रस्सी है वो उतने लंबे स्टेप्स नहीं ले पाएगा जितना नॉर्मली ह्यूमन बीइंग लेगा। जिसकी आंखों पे पट्टी, उसको गिरने का डर होगा। तो अगर मैं ये आप सबके साथ बैठ के कहूँ कि भाई मैंने तो टारगेट तो सबको सेव किया था, डिस्टेंस सबके लिए सेव की, अब ये तो आप जानो, आपको पहुंचना चाहिए सबको टाइम पे। तो ये 2 वर्ड मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इक्विटी और इक्वालिटी, ठीक है। इक्वल अप्रोच तो मैंने आपके लिए सबके लिए रखी थी, इक्विटी उसमें नहीं थी। ठीक है? कैसे नहीं थी?
नहीं थी ना, क्योंकि मैंने आप सबको लिमिटेड कर दिया था। आपकी जो ओरिजिनल क्षमता है, तो वैसे ही जितनी भी हमारी डिसेबल्ड पॉपुलेशन है उन सबके साथ क्या हो रहा है कि भाई उनको किसी न किसी प्रकार की बाई बर्थ लिमिटेशंस आई है, तो वो एज गुड एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बराबर एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो ये हुई उनकी लिमिटेशन। तो इसी लिमिटेशंस की वजह से हम थोड़ा उनको जो है एडवांटेज देते हैं। अब अगला जो है थोड़ा सा डिसेबिलिटी के बारे में हम बात करें, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में सुने, जिसको पहले मेंटल रिटार्डेशन बोला जाता था, ठीक है। अभी रिप्लेस होके जो है, वैसे तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उन्होंने 2019 से ही वर्ड दे दिया था दिव्यांगता। पहले क्या कहते थे हम, विकलांगता। उन्होंने क्या किया, एक रेस्पेक्टेबल वर्ड जो है हम सबके लिए यूज़ करें, वो क्या आया, दिव्यांगता। क्लियर है। देखो दो वर्ड में कितना फ़र्क होता है, एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। अगर कोई आपसे आके पूछे कि तेरे बाप का नाम क्या है, ठीक है, आपको अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बुरा लगता है। बुरा लगता है। अगर कोई आपसे आके पूछे कि आपके पिताजी का नाम क्या है, दोनों में से सुनने में कौन सा अच्छा लगता है? दूसरा। तो वो भी तो ह्यूमन बीइंग है। हम टैबू वर्ड अक्सर क्या बोलते हैं उनको, जिसको दिखाई नहीं देते हैं, उनके लिए हम अजीब से वर्ड यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने जानबूझ के हम उसको बोलते हैं। प्रॉब्लम थोड़ा हमारे सोशलाइजेशन में भी है। सोशलाइजेशन का मतलब समझते हैं, जिस समाज में हम बड़े हुए हैं वहाँ से जाने अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें भी हम सीख रहे हैं जो किस प्रकार का बिहेवियर हमें कहाँ कैसा शो करना है, उसका हमें थोड़ा नॉलेज नहीं हो पाता है। क्लियर हुआ। अगर हम कहते हैं कि हम सब बहुत अच्छे से जवाब देते हैं, सबको बहुत अच्छे से बोलते हैं, या सबके प्रति हमारा समान नज़रिया है, तो इसको भी मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से आपके सामने क्लियर करता हूँ कि हमारा जो है जवाब देने का तरीका हर इंडिविजुअल को सेम नहीं रहता है। इसको देखो, आप ही के सामने कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे करूँगा, आपको क्लियर होगा। दो आदमी आपसे एड्रेस पूछने आते हैं, कितने? दो आदमी। एक आदमी जो आता है वो कार में आता है, सूट बूट पहने हुए होता है, और वो आपसे एड्रेस पूछता है। उसको आप जवाब कैसे देते हो? सर इधर जाइएगा, सर उधर जाइएगा, सर उधर जाइएगा। दूसरा आदमी जो आपसे एड्रेस पूछने आता है, वो मान लीजिए थोड़ा भिखारी टाइप दिखते हो, गंदे कपड़े हो, फटे हुए कपड़े हो, थोड़ी बदबू आ रही है, ठीक है। दोनों ह्यूमन बीइंग, दो आदमी आपसे एड्रेस पूछना है, क्या दोनों को जवाब देने का तरीका आपको सेम रहता है क्या आपका? नहीं। क्यों नहीं रहता? यही तो पूछता हूँ। उनके अनुसार ही हम बोलते हैं, जैसे वो दिखते हैं या वो बात करते हैं। भाई दिखते हैं, बोलते हैं, ये सब हमारे नॉलेज में कहाँ से आया? इसीलिए एक्चुअली में मैंने कहा कि इस धरती पे कोई भी रेडीमेड नहीं आया है। क्लियर हुआ आपको? इस धरती पे आने के बाद अच्छा बिहेवियर हो, बुरा बिहेवियर हो, सारे के सारे हमने इस धरती पे आने के बाद सीखे, कहीं ना कहीं से हमने सीखे हैं। तो आपको किसी ने घर से नहीं कह के भेजा है कि इस बच्चे को इसको ऐसे रिप्लाई करना, इसको ऐसे रिप्लाई करना, लेकिन जाने अनजाने में हमारी पर्सनैलिटी में न चाहते हुए भी हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीख जाते हैं। तो उस सीखने की वजह से क्या हुआ कि हमारा जो रिप्लाई करने का तरीका है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें रिप्लाई करने में आ जाता है। जैसे आपने खुद ने एक्सेप्ट किया सब कि दोनों व्यक्तियों को जवाब देने का तरीका सेम नहीं होता। होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि किसी ने ऐसा इंटेंशनली नहीं किया है। हुआ क्या है कि जिस सोसाइटी में हम बड़े हुए हैं वहाँ से हमने आसपास के एनवायरनमेंट से जो चीज़ें हमने जैसे लोगों को बिहेवियर करते देखी है, वो बिहेवियर धीरे धीरे हमने इनहेरिटेड सीख लिया। अभी जब आपको क्लैरिटी हुई, जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको पहले दिया था कि क्या आपको आज के बाद अगर मान लीजिए कोई बात आपसे कर रहा है, देख उधर रहा है, और ऐसा कोई पर्सन आपको मिला, तो ये कंडीशन जानने के बाद आप में से कोई उसकी मजाक उड़ाएगा क्या है? या ऐसे बोलेगा कि पहले सामने देख के तो बात कर, देख उधर रहा, बात मेरे से कर रहा है। अभी ऐसा बोलोगे क्या? क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ों की क्लैरिटी आपको नहीं थी, अब आपको क्लैरिटी हुई। तो ये तो था थोड़ा सा हमारा ब्लाइंडनेस को लेकर बात। क्लियर है? अब दूसरी डिसेबिलिटी के बारे में हम थोड़ी बात करना चाहेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? जिसको हम बौद्धिक अक्षमता कहते हैं, बौद्धिक असमता कहते हैं, बौद्धिक विकलांगता कहते हैं, बौद्धिक दिव्यांगता कहते हैं। क्लियर हुआ? अब ये जो है इसके बारे में कुछ आइडिया है आपको? मानसिक रूप से कमजोर होता है। हाँ,
IQ डेवलप कम। अच्छा IQ, वेरी गुड। ये जो IQ जो है आपने इंटेलेक्चुअल। हाँ उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस कोसेंट। क्लियर हुआ आपको? IQ जो है एक यूनिट है जो आपकी इंटेलिजेंस को मेजर करती है। जैसे आपका वजन किस में मापते हैं? केजी में, पाउंड में। क्लियर हुआ? डिस्टेंस हम कैसे मेजर करते हैं? किलोमीटर पर मीटर। और वैसे ही हम जो है बुद्धि को किस में मेजर करते हैं? IQ। अब IQ का क्लासिफिकेशन आपको कुछ पता है? मैं क्लियर करता हूँ आपको थोड़ा सा। अगर हम बात करें कि IQ की, तो आपका 70 से लेके 110 ये जो रेंज है वो नॉर्मल IQ रेंज है। कौन सी है? 70 से 110। 70 से 110 तक ये क्या कहलाती है? नॉर्मल IQ रेंज। मतलब हमारे सोसाइटी के कह लीजिएगा, देश के कह लीजिएगा, मैक्सिमम लोग जो है वो, यानी मैक्सिमम भी क्या, मोर देन 90% या 95% लोग जो है वो इसी भी IQ के बीच में वेरी करते हैं। क्लियर हो गया? अगर हम IQ में लोअर साइड चले तो जो कितना बताया था मैंने अभी आपको? 70। आपने हाँ भी कर दिया, हाँ कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज आपको पता नहीं। अब वापस करेक्ट कर। कभी कभी आप ध्यान से सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो, ये थोड़ा करेक्ट करने के लिए भी मैं गलत बोल के पहले बताता हूँ आपको। क्लियर हुआ? जो नॉर्मल IQ रेंज है वो 90 से लेके 110 है। खासतौर से स्पेशल पीरियड वाले बच्चे जो बैठे वो भी हाँ हाँ किए जा रहे हैं। क्या है रेंज? 90 से लेके 110। ध्यान रखना, पहले मैंने जानबूझ के गलत बोला ताकि आप में से कोई मुझे करेक्ट करे, लेकिन किसी ने भी सबने हाँ। और ये गलत भी इसलिए बोला गया था ताकि स्पेशल पीरियड के बच्चे बैठे हैं, उनको तो पता है IQ रेंज, फिर भी वो हाँ किए जा रहे हैं। इट मीन्स आज के बाद ध्यान देना है कि 90 से लेके 110। क्लियर हुआ? अब थोड़ा नीचे की साइड का क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, क्लियर हुआ? तो 90 से लेके 80 तक जो आते हैं वो किस में आएंगे? वो आएंगे बिलो एवरेज। किस में आए? बिलो एवरेज, मतलब औसत से कम बुद्धि। क्लियर हुआ? अब अगली रेंज क्या जाएगी बताओ? जो लोग 80 से लेके 70 के बीच में क्या जाएगी? वो कहलाते हैं आपके बॉर्डर लाइन। क्या कहलाते हैं? बॉर्डर लाइन। क्लियर हुआ आपको? बॉर्डर लाइन क्या हुआ कि वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में तो नहीं आते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि जो है वो बॉर्डर लाइन पे आ रही है। ना वो इस कैटेगरी में आ रहे हैं, ना वो एवरेज वाली कैटेगरी में आ रहे हैं। तो बॉर्डर लाइन की रेंज क्या बताई थी मैंने? 70 से 80। क्लियर हुआ? और जितने भी 70 से नीचे की IQ वाले बच्चे हैं या पर्सन हैं, वो सारे के सारे आते हैं आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की कैटेगरी में। क्लियर हुआ आपको? अगर हम अपर साइड की बात करें, अपर साइड पे क्या जाएगा बताओ? 110 और 120 के बीच में क्या जाएगा? अबव एवरेज। ठीक है। फिर 120 से 130 के बीच में क्या जाएंगे? बुद्धिमान। क्लियर हुआ? और इस प्रकार की रेंज जो है वो ये मानो कि 140 से अबव जिसकी IQ है वो, उनको या तो हम गिफ्टेड चिल्ड्रन कहेंगे या जीनियस कहेंगे। क्लियर हुआ? अब वापस हम लोअर साइड में आते हैं, 70 से नीचे वाले। 70 से नीचे वाले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं या जो पर्सन आते हैं, उनको 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। यानी 4 क्राइटेरिया उनको दिया गया है। पहला है आपका माइल्ड, दूसरा मॉडरेट, तीसरा सीवियर और चौथा प्रोफाउंड। यानी जितने भी बच्चे हैं जिनका IQ रेंज लगभग 69 से लेके 55 के लगभग या 52 के बीच में वेरी करता है, ये सारे बच्चे किस कैटेगरी में आएंगे? माइल्ड कैटेगरी। ठीक है। और जिनका IQ रेंज जो है 151 से लेके 35 के बीच में वेरी करता है, वो क्या कहलाएंगे? मॉडरेट। क्लियर हुआ? और 34 से लेके 20 के बीच में जो भी होंगे वो क्या कहलाएंगे? सीवियर। और लेस देन 20 जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? प्रोफाउंड। क्लियर हुआ? अब इसमें भी एक चीज़ और सुन लीजिएगा कि अगर
इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड बच्चा है तो मैक्सिमम जो है ऐसा माना जाता है कि रेगुलर क्लास में रेगुलर सिलेबस के साथ वो मैक्सिमम 6th क्लास तक पढ़ सकता है। क्लियर हुआ? हाँ, अभी जो कुछ नॉर्म्स में उनको जो दिया गया है, एडवांटेज दिया गया है, उसके बेस पे जो है ये बच्चे कुछ केसेज में आगे भी जाते हैं, या ओपन बोर्ड वाले उसमें से जो है 1 by 1 सब्जेक्ट करके भी कुछ जाते हैं, तो वो एक अलग क्राइटेरिया है। लेकिन यहाँ हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, तो यहाँ क्राइटेरिया फंक्शनिंग आपको समझ में आ गई है, ठीक है। फिर अगर हम हियरिंग इम्पेयरमेंट की बात करें, ठीक है, यानी श्रवण बाधिता या श्रवण सती, ठीक है, या जिनको सुनने की दिक्कत हो। अब साइंस के स्टूडेंट है आप में से कोई? साइंस में है जो हम जो आवाज़ सुनते हैं, ठीक है, इसको किस में मेजर करते हैं? डेसिबल। क्लियर हुआ? अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि कितने डेसिबल तक की आवाज़ नॉर्मल हियरिंग रेंज में मानी जाती है? 50 to 60 50 to 60। कितने डेसिबल से नीचे की आवाज़ सिर्फ कुछ जानवर ही सुन पाएंगे? 50 से नीचे हम सुन सकते हैं, और 40 और 50 या 40 बात कर रहे हो भाई? अगर ग्रास पे जैसे ब्लेड जा रहे हैं तो वो 0 डेसिबल है, वहाँ तक हमारे रेंज है, उसके नीचे नहीं सुना। ऐसा कुछ साइंटिस्ट ने ये बताया है कि आपका 15 डेसिबल से लेके 15 यानी 15, ठीक है, उससे लेके 25 डेसिबल तक जो है वो नॉर्मल हियरिंग रेंज है। क्लियर हुआ? अब जैसे जैसे हम डेसिबल बढ़ता जाएगा सुनने में, ठीक है, उस तरफ हम बढ़ते गए ऊपर की तरफ। जैसे मान लीजिए 30 dB है, 35 है, 40 है, 45 है, जैसे जैसे dB बढ़ती जाएगी, ठीक है, और हमारी हियरिंग थ्रेशोल्ड जो है उसको हिट करने वाली डेसिबल बढ़ती गई, तो मीन्स हम डिसेबिलिटी की तरफ वेरी कर रहे हैं। क्लियर हुआ? उसमें 2 कैटेगरी है आपका, एक है हार्ड ऑफ हियरिंग यानी ऊंचा सुनने वाले, और एक है डीप। क्लियर हुआ? 2 चीज़ें। तो आप ये मान के चलिएगा कि अगर वैसे भी ये कहा जाता है, और ख़ासतौर से अगर प्रोफाउंड की अगर बात करें तो 90 dB तक की अगर कोई आवाज़ नहीं सुन पाए, क्लियर हुआ, तो वो किस 90 dB और अबव अगर नहीं सुन पा रहा है तो किसकी कैटेगरी में जाएगा? प्रोफाउंड कैटेगरी में जाएगा। क्लियर हुआ? तो अभी जो आप कह रहे थे ना 40, 50, ये 40, 50 तक पहुँचते पहुँचते तो हो सकता है कुछ लोगों को मशीन लेनी पड़े सुनने की, एम्पलीफायर जो बोलते हैं। कई लोगों को आपने सुना होगा ना कि यहाँ ईयरफोन की तरह डाल के रखते हैं वो, जैसे आप ब्लूटूथ लगाए घूमते हैं ना, वैसे ही। तो वो क्या करती है कि आपकी वॉइस को जो है, या एनवायरनमेंट में जो वॉइस है उसको एम्पलीफाई करती है। मतलब एम्पलीफाई करने का मतलब क्या है? उसको बढ़ा देती है, बढ़ा के हमारे ईयर कैनाल में वो भेजती है ताकि हम अच्छे से सुनने लग जाएं। तो ये जो कैटेगरी है अगेन जो है वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड है। किसकी? हियरिंग इम्पेयरमेंट की, ठीक है, और डिपेंड अपॉन डीबी। तो ये डीबी का कैटेगराइजेशन है। क्लियर है? इसके अलावा जो है आप किस पे पूछना चाहते हैं कुछ, कौन सी डिसेबिलिटी के बारे में? जैसे मैंने इतने सारे नाम लिए थे आपको, कुछ ब्लड डिसऑर्डर भी है। हीमोफीलिया का नाम सुना आप लोगों ने? अभी बोला भी था मैंने। हीमोफीलिया, फिर सिकल सेल एनीमिया है। हाँ, सिकल सेल है। क्या है इनमें, क्या होता है? हीमोफीलिया, हीमो थोड़ा सा बोलें तो याद आ जाएगा। देखो, 2 सिमिलर जो है ऐसा लगता है वर्ड, 2 ब्लड डिसऑर्डर 2 है, जिसमें एक है हीमोफीलिया और दूसरा है थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, 2 होते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, पता है किसी को? कभी सोचा नहीं? अच्छा, कई केसेज ऐसे होते हैं ना जिनके, जैसे मान लीजिए एकदम से दांतों में दर्द हुआ और दांतों से अपने आप खून निकलना शुरू हो गया है, ठीक है, और खून रुक नहीं रहा है। तो हीमोफीलिया सिंपल सा एक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें आपकी अगर कोई चोट लगती है तो थोड़ी बहुत देर बाद वो ब्लड बहता है, तो थोड़ा ब्लड गाढ़ा होकर थक्का बन के वो बंद हो जाता है। क्लियर हुआ? अच्छा, ब्लड क्लॉट नहीं होता है। हाँ, हीमोफीलिया में क्या हो रहा है?
ब्लड क्लॉट नहीं होता। नहीं बन पाता। क्लियर है। हीमोफीलिया के साथ एक और चीज़ अच्छी है, पता है क्या है? ये मैक्सिमम जो है वो मेल्स में होता है, ठीक है। और अगेन जो है ये जेनेटिक डिसऑर्डर भी है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलता है। और इसका कैरी करने वाली कौन होती है? मदर्स जो है कैरी करती है इसको, और अपने मेल चाइल्ड को ये पास करती है। ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो है क्या हो रहा है इसमें? मदर्स कैरी करती है, मेल चाइल्ड को पास करती है। तो हीमोफीलिया का मतलब समझ लें, ठीक है। अब यही थैलेसीमिया का मतलब क्या है? बोलते हैं भाई बेसिक साइंस के स्टूडेंट हो तो फिर पूछ लेता हूँ, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना। जो साइंस वाले नहीं हैं उनसे तो क्या पता, नहीं पूछता मैं। हीमोग्लोबिन जो आपका है बॉडी में, उससे रिलेटेड है। चलो मैं हिंट भी देता हूँ आपको। आरबीसी कम हो जाते हैं, वो तो सिकल सेल एनीमिया है। शेप चेंज हो जाता है उसका। यानी इसमें भी सिंपल सा इतना है कि ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कैरी करता है पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है। और होता क्या है कि आपका हीमोग्लोबिन जो ब्लड में है वो जो है बहुत कम होता है या नहीं के बराबर हो जाता है। क्लियर है। उसकी वजह से जो ब्लड हमारा ट्रैवल करता है वेन्स में, वो ट्रैवल करना रुक जाता है और एकदम से हमारी जो नसों वगैरह में भयंकर दर्द होना शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ। सेम जो आपने पूछा सिकल सेल एनीमिया की जो बात की थी आपने, या डिजीज़ की बात की, उसमें क्या हो रहा है कि आपके जो रेड ब्लड सेल्स जो है उनका जो शेप जो होता है वो शेप उनका बिगड़ जाता है। शेप बिगड़ने के साथ साथ वो क्या होता है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है। और प्रॉब्लम क्या होती है उसमें? पासेज में प्रॉब्लम होता है। सिकल सेल शेप आने से, सॉसेज शेप से वो फिर पास नहीं हो पाता। करेक्ट। राउंड शेप में इजीली पास हो जाता है, तो उससे प्रॉब्लम होता है। ठीक है। और 21 बताई थी मैंने, 21 में से कुछ याद है आपको? मेंटल इलनेस ऐसा कहा। मेंटल इलनेस के बारे में कुछ पता है आपको? देखो मेजर डिफरेंस जो है, कई बार जो है हम कंफ्यूज हो जाते हैं मेंटल इलनेस और मेंटल डिसेबिलिटी के बारे में या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बारे में। इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लियर हुआ। मेंटल इलनेस जो है किसी भी एज में हो सकती है, और मेंटल रिटार्डेशन, या अगर रिटार्डेशन वर्ड तो हम खैर यूज़ ही नहीं करते आजकल, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो बिफोर एज ऑफ 18। क्लियर होगा। यानी आपके डेवलपमेंटल पीरियड में ही जो है अगर अकर होनी है तो हो जाएगी, उसके बाद होने के चांसेस नहीं। मेंटल जो है डिसऑर्डर जो है किसी भी एज में हो सकते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है, एक क्योरेबल है, एक नॉन क्योरेबल। मेंटल डिसऑर्डर्स जितने भी आपके हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे क्योरेबल है। और ये जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक बार अगर अकर हो गई तो वो होल लाइफ चलती जाएगी। क्लियर है आपको? और कुछ पूछना है तो पूछते जाओ। सर कलर ब्लाइंडनेस क्यों होती है, क्या ये ठीक हो सकती है? कलर ब्लाइंडनेस क्यों होती है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, और मेडिकल रीजंस भी रहते हैं। ठीक होने का मतलब है कि अगर आप कलर ब्लाइंड हैं, ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस का एक टेस्ट आता है जिसको हम बोलते हैं इशारा प्लेट्स। क्लियर हुआ। तो इशारा प्लेट जो है उनके अंदर, ऐसा नहीं कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको कोई भी कलर की पहचान नहीं होगी, कलर नहीं दिखेगा। आपको कलर कॉम्बिनेशन जो होगी ना उनको पहचानने में दिक्कत होगी। दो कलर एक साथ आए हुए हैं तो उनको आपको डिफरेंट डिफरेंट वे में आपको पहचानने में दिक्कत होगी। क्लियर है। तो ये जो है इसके ट्रीटमेंट जो है वो अलग मेडिकल ट्रीटमेंट जो चलते रहते हैं और कुछ उनकी चीज़ें भी हैं, तो उस पर हम ज़्यादा ट्रीटमेंट पे अभी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करें एक बार जो है डिसेबिलिटी जो है वो कौन कौन सी है और क्या क्या है। क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस की वजह से हमें कभी भी जो है लाइफ जीने में कोई मेजर प्रॉब्लम हमें नहीं होगी, लेकिन
एज गुड एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बराबर हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस की वजह से हमें ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा हैंडीकैप हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर कलर ब्लाइंडनेस किसी को है तो जिस कलर से उसको ब्लाइंडनेस है उस कलर का अगर यूज़ उसकी लाइफ में हम कम करवा दें, बंद करवा दें, उसके अल्टरनेटिव जो कलर्स हैं वो देना शुरू कर देता, अपने आप ही खत्म हो गई। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये जो हमने बोला हैंडीकैप, ये हैंडीकैपनेस कब तक रहती है? जैसे मैंने एक एग्जांपल शुरू में दिया था कि मुझे दिखाई नहीं देता है, ठीक है, लेकिन जो ब्लाइंड पीपल है उनके पढ़ने के लिए एक लैंग्वेज डेवलप हुई थी, लुइस ब्रेल जो आप कह रहे हो, तो ब्रेल लिपि जो है, अगर मान लीजिए कि क्लास में मैंने आप सबको कुछ असाइनमेंट दिया, ठीक है, कुछ वर्कशीट्स दी, क्लियर, उसको फुलफिल करने के लिए दी, कुछ लोगों को मैंने दी है जो आप विजुअली ठीक है, उनको मैंने नॉर्मल आपकी जो टाइप आती है वर्कशीट वो दी है, लेकिन मुझे ये पता लगा कि क्लास में कोई ब्लाइंड भी है, तो मैंने उसको, अगर ब्रेल पढ़ना आता है तो मैंने उसको मटेरियल अगर ब्रेल में प्रोवाइड करवाया तो क्या वो हैंडीकैप रहेगा? नहीं रहेगा ना। क्या उसकी डिसेबिलिटी रहेगी? रहेगी, लेकिन पर्टिकुलर टास्क को लेके उसके हमने उसको अल्टरनेटिव दे दिया, टाइम पीरियड भी बढ़ा देते हैं, टाइम पीरियड बढ़ा दिया है। तो अल्टरनेटिव जो हम दे रहे हैं वो इसीलिए दे रहे हैं उनको, ताकि वो एज गुड एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के बराबर परफॉर्म कर सके, ठीक है। और जो समाज में अपनी भागीदारी का है, पार्टिसिपेशन है, वो भी वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कर पाए, ये है। फिर इसमें से जो है आपका, जो मैंने बताया था आपका, अच्छा, ड्वार्फिज्म के बारे में सुना है आप लोगों ने? हाँ सर। क्या है ड्वार्फिज्म, बताओ। नॉर्मल हाइट से जिसकी हाइट छोटी है, यानी जिसको हम बोलते हैं बौना, बौना बोलते हैं। हाइट कम रह जाना। ड्वार्फिज्म की रेंज क्या दे रखी है पता है आपको कुछ? हमारा जो, अच्छा, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सबसे पता है कि जब भी समय लगे ना आपको, तो कोशिश कीजिएगा कि RPWD एक्ट, ठीक है, वो हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है और गुजराती में भी अवेलेबल है। कोशिश करना है उसको एक एक बार आप गो थ्रू, जो सेकंड पार्ट है ना हमारे लेक्चर का कि सॉल्यूशंस क्या है, उस पर जब हम थोड़ी बहुत बात करेंगे तब क्यों पढ़ना जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका रेंज पता है आपको? अगर आपकी हाइट 147 सेंटीमीटर, क्लियर हुआ, वहाँ तक है या उससे कम है तो हम किस में आएंगे? और अगर इसको इंच में कन्वर्ट करोगे तो कितना जाएगा? ऑलमोस्ट 4 फीट 9 इंच, क्लियर हुआ। तो अगर हमारी हाइट 4 फीट 10 इंच से कम है तो हम किस कैटेगरी में आएंगे? ड्वार्फिज्म, बौनापन में, ठीक। इसका तो सिंपल सा स्टैंडर्ड है। फिर एसिड अटैक विक्टिम्स के बारे में सुन रखा है आपने? एसिड अटैक, वो भी जो है धीरे धीरे नई गवर्नमेंट जो हमारे डिसेबिलिटी एक्ट जो नया आया है, तो जो एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, ठीक है, उनको भी जो है दिव्यांगता की कैटेगरी में रखा गया है। और कौन सा जानना चाहते हो बताओ? ASD के बारे में सुना है आप लोगों ने? ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ऑटिज्म के बारे में सुना है कभी? ऑटो सेल्फ, ये भी जो है एक दिव्यांगता की कैटेगरी में आ रहा है और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है। होता क्या है ऑटिज्म में कि आपका सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन एबिलिटी जो है वो एकदम से पुअर हो जाती है आपकी। यानी बच्चा जब पैदा होता है तो 3 साल तक तो जनरली जो अब तक अवेलेबल टेस्ट थे कुछ साल पहले तक के, उनमें पता ही नहीं लग पाता था कि 3 साल तक तो बच्चा ऐसे लग रहा था जैसे एकदम नॉर्मल ग्रो कर रहा है वो। आफ्टर 3 ईयर जो है उसमें ड्रास्टिक चेंज आने शुरू होता है और उसके बेस पे वो कैटेगरी सारी ऑटिज्म में जो भी उनके लक्षण वगैरह हैं वो परिलक्षित होने शुरू होते हैं। तो ऑटिज्म की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि एक तो उनका आई कांटेक्ट जो है वो बड़ा पुअर होता है, ठीक है। फिर सोशल इंटरेक्शन बड़ा पुअर होता है, ठीक है। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उनकी वो बड़ी पुअर होती है। तो अगर आप ये सोच लीजिएगा कि कोई छोटा बच्चा है जो ग्रोइंग चाइल्ड है और ये 3 एबिलिटीज उसके पास नहीं है
तो क्या उसका डेवलपमेंट प्रॉपर हो पाएगा? हम ज़्यादातर चीज़ें कहाँ से सीखते हैं? लर्निंग बाय डूइंग कैसे करते हैं? हम आसपास देख के सीखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप अपने दोस्तों को देख के, अपने टीचर्स को देख के, आसपास किसी लोगों को देख के सीख जाते हैं। उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग पड़ती है कि आपको ज़रूरत पड़ती है? नहीं पड़ती, इजीली आप सीख जाते हैं। तो सिमिलरली जो है ऑटिस्टिक बच्चे जो है, ये सारे, मैं केवल आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। समय लगे तो इन सारी डिसेबिलिटीज़ के बारे में अगर आप पढ़ोगे ना, तो ऑटोमेटिकली कुछ कंसर्न जो है वो आपको भी लगेगा कि भाई ऐसा आज से पहले हमें नॉलेज नहीं था, इस वजह से ऐसा हो रहा था। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हमें नॉलेज आता जा रहा है, वैसे वैसे हम सेंसिटाइज होते जा रहे हैं। सेंसिटाइज का मतलब क्या हुआ? मतलब किसी के प्रति देखने का, सोचने का नजरिया। क्लियर हो? जैसे अभी पहला एग्जांपल भी मैंने आपको बोला था कि भाई पहले आप तुरंत मुंह पे बोलते थे उसको कि भाई देख कहाँ रहे हो, बात कहाँ कर रहे हो, लेकिन आज के बाद जब आपने लिमिटेशंस जान ली है, तो जानने के बाद आप ऐसा करोगे क्या? तो बेसिकली हमारे साथ ये भी है कि हमारे यहाँ जो है, हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन है, उनको डिसेबिलिटी के बारे में नॉलेज कम है, उनकी लिमिटेशंस के बारे में नॉलेज कम है। उसकी वजह से होता क्या है, जाने अनजाने में उनको ये लगता है कि जितनी एबिलिटीज हम में है वो सब में है। क्लियर होता है? देखो एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं आपको कि कई बार जो है यूट्यूब पे एक टॉक में सुन रहा था, वीरेंद्र सहवाग जो है प्रीवियस क्रिकेटर है, कि हम जब सचिन तेंदुलकर के साथ बैठते थे तो वो कहते थे यार ये शॉट ऐसे मार देना चाहिए, ये शॉट ऐसे मार देना चाहिए, इस बॉल को ऐसे खेलना चाहिए, इस बॉल को ऐसे खेलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि भाई ये आप में स्पेसिफिक एबिलिटी है, इस वजह से आप किसी भी शॉट को किसी भी प्रकार से खेल सकते हो। क्लियर हुआ? लेकिन हमारे लिए वो नॉर्मल नहीं है। तो सिमिलरली हम सोचते हैं किस बेस पे हैं कि भाई हम जो कर सकते हैं, हमारे आसपास के लोग जो कर सकते हैं, हम क्या मान लेते हैं वो कि बाकी सब भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज डिसेबिलिटी के बारे में है ही नहीं, नॉलेज हमें है नहीं। तो नॉलेज नहीं होने की वजह से हम क्या मानते हैं, सबको हमारे बराबर मानते हैं। यानी लिमिटेशन जो है दिव्यांग लोगों की क्या है उसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता। जब पता नहीं चलता तो हम क्या करें, हमारा बिहेवियर कैसे होता है जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के साथ। तो सिमिलरली फिर से एक एग्जांपल से बताता हूँ। कई बार जो है वो आप किसी दोस्त को कोई कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ठीक है, एक बार समझाया उसको समझ में नहीं आया, दूसरी बार आपने समझाया फिर समझ में नहीं आया, तीसरी बार आपने समझाया समझ में नहीं आया, तो अल्टीमेटली आप अपने दोस्त के लिए क्या डायलॉग क्या बोलते हो? है पागल है क्या, बुद्धि नहीं है क्या, दिमाग नहीं है क्या, समझ में नहीं आता है क्या? ठीक है। अब ये डायलॉग बोलने के साथ साथ एक एग्जांपल मैं और कोट करता हूँ आपको। कई बार जो है क्लास में जो टीचर जब इन जनरल कोई कॉन्सेप्ट समझाते हैं तो वो हो सकता है कि जल्दबाजी की वजह से या आपको वो चीज़ें समझ में नहीं आता, लेकिन जब आपका दोस्त आपके पास बैठ के अपनी लैंग्वेज में उस चीज़ को क्लियर करता है तो बड़ा जल्दी समझ में आ जाता होता है ऐसा। तो एग्जैक्टली वही है कि जब भी हम दिव्यांग लोगों के साथ जो है बात करते हैं, उनकी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, उनकी ट्रेनिंग के बारे में बात, तो उनका जो लेवल है उस लेवल तक जाके हम अगर समझाते हैं, हमने जो कन्वे करना है वो कन्वे हुआ कि नहीं हुआ और किस वे में हुआ है, वो प्रॉपर वे में अगर हो जाए तो वो भी ज़रूर समझते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो समझ नहीं पाते हैं। और किसी डिसेबिलिटी के बारे में पूछना चाहते हैं तो पूछिए आप लोग। सर जो ये सब सिंड्रोम्स हैं, जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हाँ, ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और ये सब डिसेबिलिटीज में आते हैं। हाँ, देखो टर्नर की अगर आपने बात की तो किस में होता है टर्नर? केवल और केवल या तो मेल में होता है या फीमेल में होता है, बताओ किस में है? फीमेल। गुड। डाउन सिंड्रोम जो है ये दोनों में होता है, लेकिन मोस्टली जो है मेल्स में होता है। ऑटोसोमल डिसऑर्डर बहुत सारे हैं। तो जैसे ही आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ोगे ना तो बहुत सारे ऐसे हैं। जैसे आपने डाउन सिंड्रोम की बात की तो इसको जो है अदर नेम इसका जो है 21 ट्राइसोमी भी है। हाँ, क्यों कहते हैं इसको? 21st पे 21મી જોડો એમાં રંગસૂત્ર 2 ની જગ્યાએ 3 થઈ જાય, 2 की जगह 3 से, ठीक है। तो एग्जैक्टली जो है ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी बहुत सारे हैं जिनकी वजह से जो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है वो आ जाती है। और पूछिए, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का नाम सुना आपने?
मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी। DMD, ड्यूशेने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। सुना है सर। सुना है, क्या है इसमें? मसल का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन अबनॉर्मल होता है ऐसा कुछ। नहीं, इसमें होता क्या है कि हमारी पूरी बॉडी जो है, दो सिस्टम जो है हमारे पूरे बॉडी के बैलेंस में काम करते हैं। कौन कौन सा है? एक तो जो हमारा हड्डियों का ढांचा है जिसको हम बोलते हैं स्केलेटन, ठीक है, और दूसरा उस स्केलेटन को सपोर्ट में जो है वो सारे की सारा एक मोटर फंक्शन होता है आपका, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मांसपेशियाँ, ठीक है। आज अगर मान लीजिए मेरा हाथ है, मैंने ये ऐसे किया और यहाँ मुझे अगर इसको कंटिन्यूसली जो है रखना है तो कौन सपोर्ट कर रहा है इसको? मसल्स कर रहे हैं। तो जो आपकी मसल्स हैं, तो यहाँ जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में आपकी जो मसल्स है वो एक पर्टिकुलर एज के साथ धीरे 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 कमज़ोर हो जाती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मांसपेशीय क्षरण। मतलब इतनी कमज़ोर हो जाती है आते आते कि वो आपका हार्ट जो है किससे बना हुआ पता है ना? कार्डियक मसल। हार्ट मसल से बना हुआ है, और हार्ट का काम क्या है? पंपिंग। ब्लड को पंप करता है, ब्रेन तक भेजता है, और ब्रेन तक अगर ब्लड नहीं जाए तो ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी। ब्रेन डेड। तो इसमें जो है मेजर कॉज जो है वो ऑर्गन फेलियर से ही बनता है आपका। किसमें? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में। यानी एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि आपके हार्ट की मांसपेशियाँ जो है इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी कि वो पंप करना या फंक्शन करना कम कर देगी। तो उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी में बढ़ते जाएंगे और डेथ का कॉज भी यही बनता है। तो ये भी किस कैटेगरी में आई है? डिसेबिलिटी की कैटेगरी में। और मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के बारे में जानते हो कुछ? मल्टीपल का मतलब क्या हुआ? बहुत सारे दो या दो से ज़्यादा डिसेबिलिटीज़ का एक साथ आता है। सिंपल सा फंडा है। जैसे ये आप हियरिंग इम्पेयरमेंट है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म है। अगर ये दो डिसेबिलिटी से ज़्यादा एक ही आदमी में एक साथ अकर हो जाएगी तो क्या कहलाएगी आपकी? मल्टीपल डिसेबिलिटीज कहलाएगी। फिर अगेन एक जो है मैंने नाम बताया था आपको, सेरेब्रल पाल्सी, ठीक है। सेरेब्रल पाल्सी दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला है सेरेब्रल और दूसरा पाल्सी। पाल्सी मीन्स पैरालिसिस, सेरेब्रल मीन्स आपका सेरेब्रल माने मस्तिष्क, जिसको गुजराती में बोलते हैं मगजनो लकवो, ठीक है। तो आपका ब्रेन का पैरालिसिस जो है, आपको पता ही है कि अगर आप नर्वस सिस्टम के बारे में तो पढ़ ही रखा होगा, 10th में ही पढ़ा है, ठीक है। कितने होते हैं नर्वस सिस्टम में? सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनॉमस। हाँ, ठीक है। और ब्रेन का जो कंट्रोल करने वाली दो यूनिट मेन है हमारी, कौन कौन सी है? एक ब्रेन है और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड है। और हमारा ब्रेन जो है हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को, हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और ब्रेन के अलग अलग पार्ट से कंट्रोल होता है। क्लियर है ये आपको? तो अलग अलग पार्ट से कंट्रोल मतलब क्या हुआ कि मैंने अगर ये हाथ भी ऊपर किया तो मेरा ब्रेन का कोई ना कोई ऐसा पार्ट है जो इसको एक्टिवेट कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ तो उसको कंट्रोल करने वाला भी ब्रेन में कोई पार्ट है। क्लियर हुआ? आपने गर्दन हिलाई, आँख हिलाई, अंगुली हिलाई, ठीक है, कुछ भी किया, सब कुछ किससे कंट्रोल हो रहा है? ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है। और बॉडी का हर पार्ट जो है वो ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है। अब होता क्या है कि जब भी हमारे ब्रेन के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं तो ब्रेन का जो एरिया डैमेज होता है उससे रिलेटेड बॉडी का फंक्शन रुक जाता है, ठीक है। मान लीजिए मेरा चलने वाला जो पैरों को कंट्रोल करने वाला फंक्शन है, अगर उसको कंट्रोल करने वाला फंक्शन मेरे ब्रेन में डैमेज हो गया है तो होगा क्या? ठीक से नहीं चलता, नहीं चल पाऊंगा। तो ये सिंपल सा फंडा है आपका सेरेब्रल पाल्सी का, और इसके भी बहुत सारे टाइप्स हैं। फिर अच्छा, लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में तो पता ही है आपको, बहुत सारी मूवीज़ भी आपने देखी होगी। तारे ज़मीन पर, तारे ज़मीन पर, और बर्फी। हाँ, बर्फी किस पे पता है? घूमना होता है और इशारे करता है तब समझ आता है, ऐसा कुछ है। बर्फी मूवी जो है आपकी ऑटिज्म से रिलेटेड है। क्लियर हुआ? मैंने अभी ऑटिज्म में क्या बताया था कि आपका कम्युनिकेशन
ठीक है, वो इम्पेयर्ड हो जाता है, सोशल इंटरेक्शन जो है इम्पेयर्ड हो जाता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो लर्निंग डिसेबिलिटी में मेजर जो है वो डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, डिसलेक्सिया, सुने ये नाम? यानी पढ़ने लिखने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो डिसलेक्सिया में आ गया। रीडिंग डिसऑर्डर है, राइटिंग डिसऑर्डर है तो किस में आ गया? डिस्ग्राफिया में आ गया। ठीक है, कॉमन मैथमेटिकल डिसऑर्डर जो है, छोटी मोटी जो जोड़ बाकी गुणा भाग या जो नॉर्मल ब्रेन होते हुए भी हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो वो किस में आ गया? डिसकैल्कुलिया में आ गया है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है एक ही लेक्चर में हम सारी चीज़ें आपको बताते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक छोटा सा एक्सपोजर आपको इसलिए दिया गया है कि कोशिश कीजिएगा कि जब भी आपको समय लगे तो एक तो RPWD एक्ट वाला जो है वो आप पढ़िएगा, दूसरा जितनी डिसेबिलिटीज है इनके बारे में धीरे धीरे जानो तो क्या होगा? सामने वाले की लिमिटेशंस आप समझोगे। कभी कभी आपके सामने भी कुछ ऐसी कंडीशंस आती है कि आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, किस वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो आपको दोस्तों को क्या कहते हैं कि यार मैं मेरी कंडीशन तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, बोलते हो ऐसा? तो एग्जैक्टली वही है कि उनकी कंडीशन जो है वो आप लोग अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। तो ये तो थोड़ा बहुत हमने चर्चा की डिसेबिलिटी के बारे में। अब सेकेंड टॉपिक जो आपने दिया था सॉल्यूशंस, क्लियर हुआ? जब अगर आपको एक बार ये पता चल जाए कि कौन कौन सी डिसेबिलिटीज़ है, इनके टाइप्स क्या है, इनके लिमिटेशंस क्या है, जब लिमिटेशंस एक बार आपको पता चल जाता है तो आपके बिहेवियर में चेंज आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो बेसिकली हमें दो चीज़ें सबसे पहले करना है, वो क्या करना है कि जितना हो सके हमें बैरियर फ्री एनवायरनमेंट, ठीक है, वो देने की कोशिश करनी है। अब बैरियर फ्री एनवायरनमेंट को समझने से पहले आपको बैरियर्स समझने पड़ेंगे। बैरियर्स का मतलब क्या हुआ? अवरोध। क्लियर हुआ? अब अवरोध जो है मेनली हम 3 प्रकार से पढ़ेंगे। पहला जो है वो है आपका एनवायरमेंटल बैरियर, यानी भौतिक वातावरण में जितने भी बैरियर्स हैं। मान लीजिए मेरा पैर खराब है, एक पैर काम नहीं कर रहा है और मुझे सीढ़ियाँ चढ़नी, क्या हुआ मेरे लिए? बैरियर हुआ कि बाधा हुआ, अवरोध हुई। मान लीजिए मुझे कुछ पढ़ना है, ठीक है, और आपने मुझे, मैं क्या हूँ? ब्लाइंड हूँ, ठीक है, और आपने मुझे विजुअल मटेरियल प्रोवाइड कर दिया। अब मेरे सामने क्या आया? बैरियर आया, ठीक है। तो ये बैरियर जो है, मान लीजिए कि सपोज मेरी जगह ये समझाने वाला अगर आपको चाइनीज में कोई समझाने वाला आता तो आपके लिए क्या होता? लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। तो बैरियर का मतलब तो समझ गए। अब पहला बैरियर मैंने क्या बताया था आपको? फिजिकल बैरियर या एनवायरमेंटल बैरियर, ठीक है। दूसरा बैरियर है वो है इंस्ट्रक्शनल बैरियर, यानी जिस लैंग्वेज में जो आपका पढ़ाने का मेथड है वो मेथड एक प्रकार से बैरियर बन रहा है। और तीसरा बैरियर क्या बन रहा है आपका? एटीट्यूडिनल बैरियर। एटीट्यूड का मतलब क्या हुआ? अब आप अक्सर जो है एटीट्यूड वर्ड जो है कभी कभी आप गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, बोलते हैं ऐसा, लेकिन एटीट्यूड का मतलब है आपका दूसरों के प्रति देखना, सोचना, समझने का नजरिया, परसेप्शन एक तरह से आपका कैसा है उनके प्रति। क्लियर हुआ? तो हमारे यहाँ जो है ये माना जाता है कि हम, अच्छा एक चीज़ बताओ कि एक तो आप अपने पूरे क्लासमेट के साथ बैठ के पढ़ते हैं और एक दूसरे से डिस्कस करके पढ़ते हैं, वो ज़्यादा समझ में आता है या आपको एक वीडियो के सामने बिठा दिया जाता है उससे ज़्यादा समझ में आता है? क्लास में प्रैक्टिकल, क्यों? सामने प्रैक्टिकली चल रहा है, वीडियो में कंटिन्यूसली वीडियो प्ले हो रहा है तो वो अपनी लैंग्वेज में डिस्कस कर सकते हैं। सिंपल सा ऐसा है, अभी जो मैंने कहा ना कि लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। तो ग्रुप में कोई भी एक्टिविटी हम बड़ा जल्दी सीखते हैं, नहीं समझ में आता तो पास वाले को देख के हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर हुआ? कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो हमें लगता है कि भाई हम अकेले ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एजुकेशन की भी जो है वो एंशियंट टाइम से अगर हम बात करें, ठीक है, तो क्या होता था कि भाई
स्पेशल एजुकेशन में जितने भी आपके डिसेबल्ड जो है बच्चे, उनकी एजुकेशन पे कोई ध्यान उस टाइम में नहीं दिया जाता था। एक तरह से उनको क्या किया जाता था, अनाथालय टाइप ऐसा होता था जिसमें रखा जाता था, एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं होता था। धीरे धीरे क्या बना था, ये स्पेशल स्कूल्स डेवलप होने लगे। तो मतलब एक स्पेशल बच्चा कहाँ पढ़ेगा, स्पेशल स्कूल। क्लियर हुआ। अगला जो फेज आया है या पैराडाइम शिफ्ट आया है वो आया था इंटीग्रेटेड एजुकेशन का। इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होता था कि मान लीजिए ये पूरी बिल्डिंग आपकी स्कूल है, ठीक है, इसमें इस साइड में जो है जनरल स्कूल है, उस साइड में स्पेशल स्कूल है। दोनों की क्लासेज अलग अलग है, ठीक है, दोनों के टीचर्स अलग अलग है, पढ़ते अलग अलग है, लेकिन कुछ क्लास में उन दोनों को इंटीग्रेट किया जाए। जैसे कोई प्ले एक्टिविटी है, ठीक है, या कोई सोशल एक्टिविटी, इनमें दोनों को क्या किया जाता, इंटीग्रेट किया जाता। लेकिन आज की तारीख में जो फॉरेन कंट्रीज में 25 साल पहले इंट्रोड्यूस हो चुका है, हमारे इंडिया में पिछले 10 साल से इस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है कि इंक्लूसिव एजुकेशन, जो खास तौर से आपने देखा होगा कि हिंदी में उसको बोलते हैं समावेशित शिक्षा, ठीक है, यानी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो भी और जनरल बच्चे हैं वो भी एक ही क्लास में जनरल टीचर्स के द्वारा पढ़ाया किया जाएगा, और स्पेशल एजुकेटर जो है उन दोनों को फैसिलिटेट करेगा जहाँ जहाँ लैकिंग्स होगी वहाँ। तो अभी जो नई स्टडीज हुई है उन सब में ये निकल के आया है बड़ी बड़ी कि इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चा जल्दी सीखता है। क्लियर हुआ। उसमें पीयर ट्यूटरिंग है, ठीक है, मतलब पीयर का मतलब क्या, आपके संगी साथियों के द्वारा जो सपोर्ट मिलता है, जो एक दूसरे को आप सिखाते हो, वो सबसे ज़्यादा पे करता है। तो हमारी बात किस पर चल रही थी, एटीट्यूडिनल बैरियर, ठीक है। तो जो एटीट्यूड जो हमारा है वो अगर दिव्यांगों को समझने का, देखने का, उनकी लिमिटेशंस को जानने का अगर आपका चेंज हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा किसके लिए रहेगा, दिव्यांगों। तो ये मेजर एक है कि अगर हमें उनको समाज की मुख्य धारा में लाना है तो हमें उनकी लिमिटेशंस जो है उन लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करना है, और उन लिमिटेशंस को हम कैसे उनको स्ट्रेंथ करें कि वो वापस आके समाज की मुख्य धारा में या शिक्षा की मुख्य धारा में आके जुड़ सके, ठीक है। अब आप लोग ये कहोगे कि भाई हम तो हमारे साथ लेके ही चलते हैं, हम तो उनको सपोर्ट भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन होता क्या है कि हमें उनकी लिमिटेशन जब तक नहीं पता होती ना तब तक हमें क्या लगता है कि जैसे हम हैं वैसे, तो उस वे तक जाके जो है हम सोच नहीं पाते हैं उनके बारे में। तो ये अगर तीनों प्रकार के बैरियर जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में है, हमारी सोसाइटी में है, सब जगह अगर इनको मिनिमाइज किया जाए या इसको रिप्लेस करने के लिए, इसके लिए एक और वर्ड है LRE, ठीक है, जिसका मतलब है लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट, मतलब कम से कम बाधा युक्त वातावरण। मतलब हम बैरियर्स को बिल्कुल हटा नहीं सकते, तो हमें क्या करना, उनको मिनिमाइज करना, कम से कम कर देना है, ताकि जैसे अभी हमने कहा था कि एक ही क्लास में अगर मान लीजिए जनरल बच्चे और ब्लाइंड बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो ब्लाइंड बच्चों को हमने ब्रेल में जो है मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया, एग्जाम में हमको हमने राइटर दिया है, तो ये सारी चीज़ें हम करके क्या कर रहे हैं, LRE प्रोवाइड करवा रहे हैं हमको, बैरियर फ्री एनवायरनमेंट हम उनको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सॉल्यूशंस में जो है जितने प्रकार के बैरियर्स हैं, इन बैरियर्स को हम मिनिमाइज करें। दूसरा, हमारी सोसाइटी में जितने भी पर्सनल हैं जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में काम करते हैं, उन सबका सेंसिटाइज होना ज़रूरी है। जब तक वो सेंसिटाइज नहीं होंगे तब तक उनकी लिमिटेशंस को नहीं समझेंगे, और लिमिटेशंस को नहीं समझेंगे तो होगा क्या, ज़्यादा बातचीत हो, सीख भी नहीं पाएंगे उतने अच्छे से, और उनका पार्टिसिपेशन जो है सोसाइटी में नहीं बढ़ पाए। तो अल्टीमेटली हमारा मोटो क्या है कि पार्टिसिपेशन उनका बढ़े और उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये है हमारा मेजर मुद्दा। अच्छा, डिसेबिलिटी की रेशियो हमारे देश में क्या है, कुछ आइडिया है आपको? कभी समय लगे तो अभी तो नई सेंसस जो है वो जो है, हाँ कितना समय है मुझे बता देना, आप जब ख़त्म करना है तब भी बता दीजिएगा। सर 2.68 करोड़ है ऑल जनसंख्या 2011 तक।
2011 अभी लास्ट सेंसेक्स जो है हमारे देश में जनगणना जो हुई है वो कब हुई है? 2011 में हुई है। और 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग उस टाइम में कितने थे? लगभग 121 करोड़ लोग हम, ठीक है। उसका 2.21% जो है वो डिसेबल्ड पॉपुलेशन है। क्लियर हुआ? तो जो इसने रेशियो बताया था वो कहाँ से आया था? टोटल पॉपुलेशन का 2.21%। क्लियर हुआ? और इसमें भी अगर देखें तो मेल का रेशियो ज़्यादा है, फीमेल का कम है। कम, डिसेबिलिटी को लेके भी। और आगे अगर आप इसमें जाओगे तो डिसेबल्ड की एजुकेशन का स्टेटस क्या है, तो उसमें और ज़्यादा सेग्रीगेशन आपको मिलेगा कि फीमेल की एजुकेशन अगर देखें तो कम है डिसेबल्ड फीमेल की, और डिसेबल्ड मेल की थोड़ी ज़्यादा है। मेल फीमेल में वैसे भी अंतर है हमारे यहाँ, और अगर डिसेबिलिटी के रेशियो से जाएँ तो और भी कम है। और ख़ास तौर से जो राजस्थान वाले बच्चे हैं उनको भी एक चीज़ और बताता हूँ मैं कि राजस्थान में डिसेबल्ड पॉपुलेशन का एजुकेशन का जो प्रिवेलेंस है उसमें नीचे से सेकंड और थर्ड नंबर पे आ रहा है। क्लियर हुआ आपको? तो ये जो हम जो लोग कहते हैं ना, एक कॉन्सेप्ट में थोड़ा और आपको क्लियर करता हूँ कि इंडिया में हमारे जो है टीचर एजुकेशन जो है, अध्यापक शिक्षा, ठीक है, वो 2 एजेंसी गवर्न करती है, ठीक है। और इसको कैटेगराइज किया हुआ है जनरल टीचर एजुकेशन और स्पेशल टीचर एजुकेशन। जनरल टीचर एजुकेशन जो है वो गवर्न होती है NCTE से, ठीक है। NCTE का मतलब क्या हुआ? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्लियर हुआ? तो ये किसको गवर्न करती है? नॉर्मल जनरल टीचर एजुकेशन, ठीक है। देखो नॉर्मल हम नहीं कहेंगे, इसको जनरल बोलते ज़्यादा अच्छा है। नॉर्मल का मतलब एक तरह से हमने कि भाई वो एबनॉर्मल है, ऐसा नहीं है। जनरल टीचर एजुकेशन जो है वो NCTE से गवर्न होती है। वैसे स्पेशल टीचर एजुकेशन है जो हम लोग BEd रन करवाते हैं वो गवर्न होती है RCI से। RCI का पूरा नाम क्या है? रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी मैंने कहा ना 1992 में RCI एक्ट आया था, तो वही जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो टीचर एजुकेशन में और दिव्यांगों के कल्याण के लिए, उनके अधिकारों के लिए नीति नियम बनाती है और सरकारी पॉलिसीज बनाती है, और साथ ही साथ दिव्यांगों की एजुकेशन को भी गवर्न करती है, टीचर एजुकेशन को भी गवर्न करती है। तो ये तो हुआ कैटेगराइजेशन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में कोई लिंक नहीं। क्लियर हुआ? RCI और NCTE में भी जो है MOU साइन हुआ है, ठीक है। और उसमें ये तय किया गया है कि दोनों संस्थाएं मिलके जो है स्पेशल बच्चों की एजुकेशन के लिए टीचर प्रिपरेशन को लेके जो है वो वर्क करेंगे। तो जितना ज़्यादा हम सेंसिटाइज होंगे उतना ही ज़्यादा हम डिसेबल्ड बच्चों की तरफ, उनकी एजुकेशन की तरफ, उनके अधिकारों की तरफ, उनके पार्टिसिपेशन की तरफ सब और हम जो है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते जाएंगे।